बुक बातें में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने वालों को शायद थोड़ा बेचैन कर दे। बिल्कुल, बेचैन भी और शायद थोड़ा नाराज भी। हाँ, नाराज भी, लेकिन ये तय है कि सोचने पर तो मजबूर करेगी ही। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन की। हमारे पास इस कहानी पर आधारित कुछ विश्लेषण और नोट्स हैं, और आज हमारी कोशिश महज कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके जरिए उन कड़वे सवालों की तह तक जाना है जो गरीबी, भूख और समाज के दोहरेपन पर उठाए गए हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब इंसान की सबसे बुनियादी जरूरतें ही पूरी ना हो, तो उसके लिए सही और गलत के मायने क्या रह जाते हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। कफन सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं है, मतलब घीसू और माधव की। यह उस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की कहानी है जो इंसान को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसकी इंसानियत ही दांव पर लग जाती है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। जी चलिए, इसी व्यवस्था और उसके शिकार हुए किरदारों से अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो कहानी के केंद्र में है घीसू और माधव, बाप बेटे की एक जोड़ी। गांव के लोग उन्हें कामचोर कहते हैं, निखट्टू और न जाने क्या क्या। हाँ, यही उनकी पहचान है। वे काम से बचते हैं, और अगर एक आध दिन काम मिल भी जाए तो मजदूरी मिलते ही कई दिन आराम करते हैं। पहली नजर में तो लगता है कि वे अपनी गरीबी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? और यही प्रेमचंद की खूबी है। वो किरदारों को इस तरह हमारे सामने रखते हैं कि हम तुरंत कोई फैसला ना सुना दें। घीसू और माधव की काम चोरी वो महज उनका स्वभाव नहीं है, वो उनकी निराशा का नतीजा है। आप सोचिए, एक ऐसा समाज जहां किसान दिन रात मेहनत करके भी कर्ज में डूबा है, मजदूर की मेहनत का कोई मोल ही नहीं है। ऐसे में घीसू इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि भाई, जब मेहनत करके भी भूखे ही मरना है तो फिर मेहनत करने का फायदा ही क्या है। हाँ, मतलब एक तरह की सीखी हुई लाचारी है ये। बिल्कुल, जहां इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि नतीजा तो बदलने वाला है नहीं। तो मतलब ये हुआ कि उनकी गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि एक तरह की दिमागी और रूहानी थकावट बन चुकी थी। उन्होंने हालात के आगे, कह सकते हैं, पूरी तरह घुटने टेक दिए थे। और इसी थकी हुई बेबस मानसिकता के साथ कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दर्दनाक मंजर से होती है। हाँ, कहानी शुरू ही एक मौत की आहट से होती है। अंधेरी रात है, झोपड़ी के अंदर माधव की जवान पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, और ये दोनों बाप बेटा बाहर अलाव ताप रहे हैं। वो उसकी चीखें सुन रहे हैं, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। जब मैं इस हिस्से को पढ़ता हूं तो मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। ये सोचना ही भयानक है कि कोई इस हद तक बेबस हो सकता है कि उसे अपनी पत्नी या बहू की मौत से ज्यादा इस बात की चिंता हो कि अगर वो बच गई तो उसके इलाज का या फिर बच्चे के पालन पोषण का खर्चा कहां से आएगा। हाँ, और वे एक दूसरे से कहते भी हैं, कहते हैं मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। ये तो संवेदनहीनता की हद है। और ये संवेदनहीनता उनकी क्रूरता से नहीं, उनकी चरम बेबसी से पैदा हुई है। उनके लिए बुधिया का जिंदा रहना उसकी मौत से ज्यादा बड़ी मुसीबत है। मौत एक बार का खर्च है, जिंदगी रोज का। बिल्कुल। उनकी आत्मा इतनी मर चुकी है कि वे दुख और डर महसूस करने की क्षमता भी खो चुके हैं। कुछ देर बाद जब अंदर से आवाज आनी बंद हो जाती है तो वे समझ जाते हैं कि बुधिया मर चुकी है, और वे चादर तानकर सो जाते हैं। जी, ये उनकी निष्ठुरता नहीं, ये उस गरीबी का चरम है जो इंसान से उसकी सबसे बुनियादी भावनाएं भी छीन लेती है। और सुबह होते ही कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, जहां समाज की भूमिका सामने आती है। गांव वालों को जब बुधिया की मौत का पता चलता है तो वे अफसोस जताते हैं और कहते हैं कि अब लाश को बिना कफन के कैसे विदा करेंगे, परंपरा निभानी जरूरी है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा व्यंग छिपा है। जो समाज, जो गांव वाले बुधिया को जिंदा रहते हुए एक वक्त की रोटी या दवा के लिए मदद नहीं करते, कोई नहीं करता, वही अब उसकी मरने के बाद रीति रिवाज के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। घीसू और माधव रोने पीटने का नाटक करते हैं और इसी का फायदा उठाकर गांव के जमींदार के पास पहुंच जाते हैं। वही जमींदार जो उन्हें हमेशा दुत्कारता था। हाँ, लेकिन अब रस्म के नाम पर कुछ पैसे फेंक देता है और देखते देखते गांव से कफन के लिए 5 रुपए जमा हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पाखंड है, या समाज अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक आसान तरीका ढूंढता है कि भाई, जिंदा इंसान की मदद करने में तो मेहनत लगेगी, संसाधन लगेंगे, एक रोज की जिम्मेदारी बन जाएगी। सही बात है। पर मरे हुए के लिए चंदा देना आसान है, एक बार दिया और कर्तव्य पूरा हो गया। आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। ये पाखंड से ज्यादा सामाजिक सुविधा का मामला है। जीवित व्यक्ति की मदद एक लंबी प्रतिबद्धता मांगती है,
जबकि मृत व्यक्ति के लिए किया गया अनुष्ठान समाज को ये महसूस करने का मौका देता है कि उसने अपना कर्तव्य निभाया। तो समाज को जिंदा बुधिया की भूख से ज्यादा एक मृत शरीर के सम्मान की चिंता है, क्योंकि ये मृत शरीर का सम्मान समाज के अपने सम्मान से जुड़ा है। ये व्यक्ति की नहीं, परंपरा की चिंता है। और इसी चिंता का नतीजा यानी वो कफन के लिए जमा हुए 5 रुपए कहानी को उस मोड़ पर ले आते हैं जहां इंसानियत और भूख की सीधी टक्कर होती है। वे कफन खरीदने बाजार जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी नीयत बदल जाती है। हाँ, और ये बदलाव अचानक नहीं होता। ये उन सालों की दबी हुई इच्छाओं का, उस अंतहीन भूख का नतीजा है जो अब पैसे हाथ में आते ही सतह पर आ गई है। वे एक दूसरे से सवाल करते हैं, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को छिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। ये सवाल सिर्फ उनका नहीं, ये तो प्रेमचंद का पूरे समाज से है। बिल्कुल। और यहीं पर घीसू एक तर्क देता है कि कफन तो लाश के साथ जल ही जाएगा, बुधिया को तो कुछ मिलेगा नहीं। और फिर वे बाजार में कफन देखने के बजाय एक शराब खाने के सामने रुक जाते हैं। जी, ये एक ऐसा फैसला है जो किसी भी आम पाठक को झकझोर कर रख देता है। पहली नजर में ये घोर स्वार्थ और बेशर्मी लगती है। बिल्कुल लगती हैं। और यही इस कहानी की परीक्षा है। क्या हम उन्हें सिर्फ बेशर्म और निर्दयी कह के खारिज कर दें, या उनकी इस हरकत के पीछे की वजह समझने की कोशिश करें? वे उन पैसों से शराब पीते हैं, पूड़ियां, चटनी, कलेजियां खाते हैं। बरसों बाद उन्हें भरपेट भोजन नसीब होता है। तो उस वक्त उनके लिए वो कफन के कपड़े से ज्यादा जरूरी था। हाँ, ये उनकी नैतिकता का पतन नहीं, बल्कि उनकी बुनियादी मानवीय जरूरत की जीत है। जब अस्तित्व बचाने की लड़ाई हो, तो नैतिकता एक विलासिता बन जाती है। पर क्या इसे सिर्फ जरूरत कहकर सही ठहराया जा सकता है? कहानी में वे सिर्फ खाते पीते नहीं हैं, वो तो जश्न मनाते हैं। बुधिया को याद करके कहते हैं, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरकर भी हमें खिला पिला गई। क्या इसे एक तरह का मानसिक दिवालियापन नहीं कहा जाएगा? इसे दिवालियापन कहना शायद सही नहीं होगा। ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक अनकहा, एक अचेतन विद्रोह है। उन्होंने जिंदगी में कभी सम्मान या सुख नहीं पाया। समाज ने उन्हें हमेशा हाशिए पर रखा। आज जब उनके हाथ में शक्ति आई है, यानी पैसे, तो वे उसे समाज की उम्मीदों पर, मतलब कफन पर खर्च करने के बजाय अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने पर खर्च करते हैं जिन्हें समाज ने हमेशा कुचला है। अच्छा, तो वो भोजन सिर्फ उनकी शारीरिक भूख नहीं मिटा रहा था? नहीं, वो उनकी आत्मा की भूख को भी शांत कर रहा है। वो एक दिन के लिए राजा होने का एहसास है, भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो। और वे खुद को तसल्ली भी देते हैं। वो कहते हैं कि बुधिया की आत्मा को शांति मिलेगी, उसे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए ये दान पुण्य जैसा काम किया है। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है अपने किए को सही ठहराने का और अपना अपराध बोध कम करने का। लेकिन असल में उनका ये काम उस समाज के मुंह पर तमाचा है जो जिंदा रहते हुए उन्हें अन्न का दाना नहीं देता, पर मरने पर कफन की उम्मीद रखता है। तो उन्होंने समाज के लिए पैसे को समाज के नियम के खिलाफ ही इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल, ये उनकी तरफ से एक क्रूर मजाक है जो वे उस पूरी व्यवस्था के साथ कर रहे हैं जिसने उन्हें इस हाल में पहुंचाया। और कहानी का अंत इसी क्रूर मजाक के साथ होता है। पैसे खत्म हो जाते हैं, वे नशे में धुत होकर वहीं गिर पड़ते हैं। और बुधिया का अंतिम संस्कार बिना कफन के होता है। लोगों ने गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, पर उन पर कोई असर नहीं होता। कोई असर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सामाजिक सम्मान और अपमान की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुके हैं। जब समाज आपको कुछ देता ही नहीं, तो उसके नियमों का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रेमचंद इन पात्रों के माध्यम से हमें कोई नैतिक फैसला सुनाने के लिए नहीं कह रहे। नहीं, वो तो सवाल उठा रहे हैं। वो हमें उस समाज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं जो ऐसी गरीबी को पैदा करता है और फिर उसी गरीबी के शिकार लोगों से ऊंची नैतिकता की उम्मीद रखता है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी इंसान को समाज से जीने का हक ही ना मिले, तो क्या उस इंसान से इंसानियत निभाने की उम्मीद की जा सकती है? ये सवाल सिर्फ घीसू और माधव पर नहीं, बल्कि हम सब पर, हमारी पूरी व्यवस्था पर लागू होता है। बिल्कुल। कहानी का सार इसी एक वाक्य में है, गरीबी सिर्फ जेब नहीं खाली करती, वो आत्मा को भी नंगा कर देती है। घीसू और माधव की आत्मा नंगी हो चुकी है। अंत में उनका नशे में नाचना, गाना और रोना उनकी जीत भी है और उनकी सबसे बड़ी हार भी। हाँ, वो उस पल में अपनी भूख पर जीत हासिल करके खुश हैं। लेकिन उनकी ये खुशी उनकी पूरी जिंदगी की त्रासदी को और भी ज्यादा भयावह बना देती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? कफन सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, लगती है।
और ये कहानी आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जहां आज भी लाखों लोग ऐसी ही जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम किसी बेबस इंसान के किसी काम को अनैतिक कहते हैं, तो क्या हम एक पल रुककर उसके हालात को समझने की कोशिश करते हैं? इस चर्चा से एक ख्याल मन में आता है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। कहानी में समाज ने बुधिया के मरने पर रीति रिवाज की उम्मीद की। जरा सोचिए, क्या आज भी हमारे आसपास ऐसा नहीं होता? जहां व्यवस्था लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें देने में नाकाम रहती है, लेकिन उन्हीं लोगों से कानून का पालन करने, टैक्स भरने और एक आदर्श नागरिक बनने की पूरी उम्मीद रखती है। क्या ये वही कफन वाली मानसिकता नहीं है? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। बुक बातें में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नए अपडेट्स पाते रहें। अगली बार मिलते हैं।